हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबको सुप्रभात। मैं अमरजीत कुमार, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अमरजीत कुमार आपका साइंस मेंटर। और अब मैं आपको मैथ भी गाइड करूंगा, मैथ भी मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग आ गए हैं बहुत ही खास वजह से, क्योंकि आज हम लोग जो 28 अक्टूबर का जो पेपर होने वाला है, वो तो लगभग आप लोग जान ही गए होंगे कि लीक हो गया है, पहले से ही लीक हो जा रहा है। तो हम लोग को भी कहीं से मिल ही गया है, तो उसी का हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मतलब संभावित प्रश्न है वो आने का पूरा संभावना है, तो उसका एनालिसिस पहले ही करा दे रहे हैं, उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इसको देखकर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, बहुत बढ़िया से आप लोग एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन करके आ जाइएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में मुख्यतः 30 क्वेश्चन पूछ देता है। 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आप लोग को केवल 25 के ही उत्तर देने होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछेगा, 25 के ही आपको उत्तर देने हैं। ठीक, ये नहीं कि आप लोग 30 के कर दीजिएगा। मैं तो यहाँ 30 का ऑब्जेक्टिव 30 सॉल्व करा दूंगा। चलिए चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? बताइए आप लोग। अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या जब आप लोग पढ़ रहे होंगे रियल नंबर पहले चैप्टर में, तो उसमें अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? वह संख्या जो नहीं कटे या फिर एक से कटे और अपने आप से कटे। मतलब ऐसी संख्या जो कटे नहीं, किसी संख्या से नहीं कटे, या फिर कटे तो एक से कटे या फिर अपने आप से कटे। तो बताइए, 169 तो कट जाएगा, 169 कट जाएगा, 169 कट जाएगा, 91 भी कट जाएगा, 13 7 91, 51 भी कट जाएगा, 51 भी कट जाएगा आपका, लेकिन 41 जो है ये नहीं कटेगा। ये सिर्फ 1 से और 41 से ही कटेगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 41। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। बाकी सारी संख्याएं कट जाएंगी, और जो 41 है वो सिर्फ 1 से और अपने आप से ही कटेगी, या फिर ये किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, तथा b बराबर 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 हो, तो इसका मौसा निकालना है। a और b का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसी में पढ़ाया गया है कि मौसा कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए। ये तो गुणनखंड दिया हुआ ही है, तो सबसे पहले क्या होता है? मौसा। मौसा में से कॉमन छांटना रहता है। ठीक है, क्या छांटना रहता है? कॉमन छांटना रहता है, कि कॉमन जितने रहते हैं उनके पेयर बना लिया जाता है, जोड़ा बना लिया जाता है, और उसके बाद उसका गुणा करके मौसा निकाल दिया जाता है। तो बताइए, इसमें कॉमन निकालने की एक सिंपल सी विधि है। देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है गुना 3 के पावर 2 है, ये भी 2 और 3 के ही रूप में है, ये भी 2 और 3 के रूप में है। ठीक, तो पावर देख लेंगे, 3 और 2 कम है, 4 और 3 क्या है? ज्यादा है। तो 3 2 इसमें से हम छांट लेंगे। देखिए, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 छांट लिए, तो इसमें से कितना बचेगा? इसमें से बचेगा 2 गुना 3 बचेगा सिर्फ। मान लीजिए ये तो 3 है, तो इसमें 1 बचा, और ये 2 ले लिए तो 1 बचा, तो 2 गुना 3 अलग हो गया। इसका कोई पेयर नहीं बन पाएगा, पेयर सिर्फ इसका और इसका बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पेयर बन गया तो क्या आया? 2 गुना 2, यानी 2 के पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। और देखिए 3 2 बार है, तो 3 गुना 3 लिख देंगे। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के 24, 24 तिया 72। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 72, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, आप इसको और सिंपल वे में बना सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन एक और वे है, एक और रास्ता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फॉर्मूला के आपका एक भी मैथ नहीं बनेगा। मैथ बनाने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाती है, या किसी भी टीचर के द्वारा कराई जाती होगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट याद रहेगा, मेथड याद रहेगा, तो आपका जो प्रश्न है वो चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये कह रहा है, लिख देंगे ए बराबर क्या लिख देंगे? 2 के पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, इसी को 2 के पावर 3 भी बोल सकते हैं, अलग अलग करके लिख लिए। 3 के पावर 2 है, तो गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए बी बराबर देखिए 2 के पावर 4 है, तो 4 बार 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, और 3 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। अब इसके पेयर बनाइए। देखिए
एक पेयर, दो पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर हो गया इसका। अब कहीं दो नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे, ये दो खत्म हो गया। अब देखिए ये तीन यहां से और यहां से एक तीन आ गया, ठीक, और ये तीन और ये तीन आ गया, दो पेयर बन गए, और ये तीन छूट गया भाई। तो कितने पेयर बने हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी दो का तीन पेयर बना है, दो गुने दो गुना दो, और तीन का दो पेयर बना है, तीन गुना तीन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी आपका मौसम प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, बताइए। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए रूट 36 दिया है, रूट 36 पहला में रूट 36, तो रूट 36 का मान क्या होता है बताइए? रूट 36 का मान क्या होता है? ये होता है, ठीक है। रूट 4 दिया है, दूसरा में रूट 4 दिया है, तो इसका होता है 2। अब दिया है 1 बटा रूट 16, रूट 1 बटा 16 दिया है, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और रूट 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा 4, देखिए p बटा q के रूप में है कि नहीं? 6 बटा 1, 2 बटा 1, 1 बटा 4, ये तो p बटा q का रूप धारण किए हुए है। लेकिन रूट 11 का वर्गमूल आपको पता है? नहीं पता है। इसका पॉइंट में आता है वर्गमूल, और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूट 11। रूट 11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो ये फॉलो नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए परिमेय संख्या होने के भी कुछ फैक्ट होते हैं, मतलब कि में रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय पहचानने का अलग अलग नियम होता है। कुछ कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करेगा तो वो परिमेय होगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो अपरिमेय होगा, वो अपरिमेय का रूल फॉलो करेगा। तो रूट 11 क्या कर रहा है? अपरिमेय का रूल फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात गुणांक है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात गुणांक? तो सबसे पहले द्विघात गुणांक होता क्या है? द्विघात गुणांक होता क्या है बताइए? जिसका घात 2 हो, जिसमें चर का घात 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं या 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? 2। पावर क्या हो जाना चाहिए? 2। देखिए इसमें आपका दूसरा में दिया हुआ एक्स स्क्वायर, लेकिन देखिए और एक बात, द्विघात गुणांक उसे भी कहते हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, ठीक है, इसके रूप में हो तो हम लोग बोलेंगे द्विघात है। अगर इसके रूप में ना होकर ax स्क्वायर प्लस c के भी रूप में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस c के रूप में भी रहेगा, तो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन x की जगह पर x रहना चाहिए अगर दिया है तो। लेकिन देखिए दूसरे ऑप्शन में एक रूट x दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें रूट x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, x आएगा, तो x का पावर तो कुछ नहीं है, 1 है, तो ये द्विघात नहीं बोलेगा, ये द्विघात नहीं बोला जाएगा इसको, ठीक है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। x प्लस 1 का q है, x प्लस 1 का कितना है? q। तो x से मतलब x को हम 3 बार लिख सकते हैं, मतलब x क्यू होगा ना, तो भाई ये त्रिघात हो गया, द्विघात नहीं हुआ, इसका पावर 2 होना चाहिए। देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है x प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसमें दिया है कि नहीं, x का पावर 2 आ गया और x भी इसमें शामिल है, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। कौन? पहला नंबर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो f0 क्या होगा? f0 या फिर f0, यानी f0 कहने का मतलब है कि यहां पर x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का कौन सा मान रखेंगे कि ये जो समीकरण यहां पर दिया हुआ है उसका मान 0 हो जाए। जैसे कि आप लोग को तो पता ही होगा, देखिए यहां पे जो भी द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, उसका एक शून्यक होता है। शून्यक अगर आप लोग को पढ़ाया गया होगा, शून्यक उन्यक ये सब पढ़ लिए होंगे आप लोग, तो यही ना होता है बताइए। तो ax स्क्वायर मान लीजिए द्विघात है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है? शून्य होता है। शून्य कब होगा? जब x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखेंगे कि हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्य, 0। इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए।
तो बताइए इसमें शून्यक निकालने किसे किसे आता है? अगर नहीं भी आता है तो इसको हम लोग गुणनखंड से निकाल सकते हैं शून्यक। गुणनखंड विधि है एक, इसको गुणनखंड करेंगे। बताइए एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, देखिएगा समझिएगा, एक्स स्क्वायर है। इसको मैं और डिटेल में समझा दूंगा क्लासेस जब लूंगा तब, अभी के लिए शॉर्ट में ही समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक और यहाँ पर भी एक छुपा हुआ है, तो एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि हमें उसको जोड़ने पर 2 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर 1 प्राप्त हो। ये क्यों होता है आगे समझा देंगे जब क्लासेस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बताइए हम, लेकिन जोड़ने पर 2x आना चाहिए, क्योंकि भाई 2x को दूसरा चीज हम लिख नहीं सकते, किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं, बदल देंगे तो वो मैथ ही गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए और प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1, इसलिए प्लस और प्लस आगे भी प्लस है तो प्लस 1। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब माइनस के फॉर्म में दिया रहता है तो उसको माइनस और माइनस में तोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? प्लस होता है, और जोड़ने पर चिन्ह क्या रह जाता है? माइनस का ही रहता है। भले जोड़ देते हैं चिन्ह माइनस का रहता है। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 1। बताइए इसको अगर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2x होगा कि नहीं? और मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर भी प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर भी प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखिए इसको हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, फिर क्या बचेगा? एक्स बचेगा और माइनस 1 बचेगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 ही तो बचेगा। अब देखिए माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा? एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 1, माइनस में प्लस। देखिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए समझ में तो आ जाना चाहिए, आगे और चीजें क्या हो जाएंगी? सिंपल हो जाएंगी, समझते रहिए। तो अब ये और ये एक हो गया, एक्स माइनस 1 एक हो गया, और दूसरा हो गया एक्स माइनस 1। इन दोनों को एक मान लेंगे, ठीक है? एक एक मान लिया जाता है, इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 1, और इसको भी करेंगे तो एक्स बराबर 1 ही प्राप्त होगा। तो शून्य कितना आया? 1 आया। तो एफ नॉट क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा छठा प्रश्न, गुणक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है? मूलो मतलब समझ रहे हैं? मूलो मतलब समझ रहे हैं आप? मूलो या फिर शून्य को, कोई अलग बात नहीं है, शून्य को या फिर मूलो, 1 या 2 हो सकता है मूलो। तो उसको हम लोग ऐसे अल्फा बीटा से सूचित कर देते हैं। ये मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बताइए क्या होता है? कोई भी द्विघात जो बहुपद है वो इसके रूप में होगा। किसके रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, इसके पहले क्या है? 1 ही तो है। और बी कितना दिया हुआ है? बी दिया है ए बराबर 1। अब देखिए बी बराबर -4 दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। सी बराबर क्या दिया हुआ है? प्लस में 4। कोई दिक्कत? तब जो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग होता है वो होता है आपका माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में ए होता है मूलों का योग, सूत्र होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। माइनस बी बटा ए होता है। तो चलिए माइनस बी कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, बटा में ए कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 बटा में 1 बराबर 4। कोई दिक्कत? 4 देखिए कहाँ दिया हुआ है? दूसरे में दिया हुआ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, गुणांक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। देखिए यहाँ ए के जगह पर हम पी रख दिए हैं, बी के जगह पर क्यू और सी के जगह पर आर। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से अल्फाबेट का कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने, ठीक है? तो देखिए ये क्या है? एक द्विघात बहुपद का रूप है। द्विघात बहुपद का तो मूलों का गुणनफल। अब पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है, आपके पास पता है क्या होता है? सी बटा में ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए, मतलब अंतिम वाला पहला वाला, ठीक है? सी बटा ए कह सकते हैं या फिर आर बटा पी कह सकते हैं। यहाँ आर दिया हुआ था आर, और ए की जगह पर पी दिया हुआ था पी, तो आर बटा पी हो जाएगा। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? आर बटा पी। देखिए कहाँ दिया हुआ है? आर बटा पी, तीसरे में दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर बटा पी। आर बटा में पी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कमेंट कर दीजिएगा कि सर कुछ दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है
चीजें बहुत सिंपल हो गई हैं। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात गुणांक 2x² - 10 बराबर 0। द्विघात गुणांक, ये भी द्विघात ही है। देखिए या तो x नहीं है फिर भी द्विघात कर सकते हैं ना, ax² + 3 के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + c के रूप में बराबर 0। ये भी द्विघात बहुपद है। अगर x बीच में डाल दिया तो रूट में नहीं होना चाहिए, बस ये कहने का मतलब था, रूट में नहीं होना चाहिए था। अब देखिए 2x² - 10 = 0। तो अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बना लेते हैं 2x² - 10 = 0। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 2x² अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 10। x² बराबर 10 बटा में 2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भाई 5। x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 5 प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा +-5 x बराबर। तो देखिए इसका मूल क्या हो जाएगा +-5। क्या हो जाएगा भाई मूल +-5। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा +-5। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है द्विघात गुणांक 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल क्या है? फिर वही बात है, मूल निकालिए आप लोग, मूल निकालिए। देखिए 2x² - 5x + 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 दूने 6x² आएगा ना। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 6x² आ जाए, जोड़ने पर -5x आए। तो तोड़ लेते हैं 2x² - 3x - 2x + 3। बताइए हो गया कि नहीं हो गया? 3 दूना 6x², 3 दूना 6x² प्लस में माइनस में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जोड़ेंगे भी तो 3 और 2 5x, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बताइए? x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 2x। क्या बचेगा भाई 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। अब चलिए माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3, क्योंकि इसको बराबर करना रहता है, इसको बराबर करना रहता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज हो जाता है, ये एक गुणनखंड है इसका। ठीक है, देखिए x एक हो जाएगा x -1, ये x और -1, और एक हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो x - 1 = 0, तो x बराबर 1 इधर जाएगा तो ठीक। और एक देखिए 2x - 3 बराबर 0 है, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। देखिए किस में है 3/2 और 1, 3/2 और 1 किस में है बताइए? 3/2 और 1 पहले में ही है, पहले में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये 3/2, 3/2 कॉमा में 1। लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि गुणक 4x² + bx + c, वही बात है 4x² + bx + c 6 बराबर 0। एक मूल, इसका एक मूल क्या है 2, एक मूल दिया हुआ है पहले से 2 है, तो b का मान होगा, b का मान बताइए आप लोग, बताइए b का मान। एक संबंध निकाल सकते हैं ना इसमें, संबंध छोड़िए, संबंध का बात ही छोड़ दीजिए। एक मूल 2 है, यानी कहने का मतलब है x का मान 2 रखेंगे। मूल कहने का मतलब कि अगर इसमें 2 रख देंगे x का मान तो ये समीकरण 0 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहले से RHS बराबर LHS होता है ना। देखिए यहाँ पर रख दीजिए 4 × x का मान 2 रखेंगे तो 2² प्लस b नहीं दिया हुआ है तो b रख लेंगे, और क्या है x को हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक, प्लस 6 बराबर 0। देखिए 4 से करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 चौका 16 प्लस 2b प्लस 6 बराबर 0। तो 16 और 6 जोड़ देंगे, 16 6 कितना हो जाएगा 22 प्लस 2b बराबर 0, 22 प्लस 2b बराबर 0 है ना। अब देखिए 22 को इधर ले जाएंगे तो 2b बराबर, प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस का 22, 2 से ये कटा देंगे 11 बार में कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा -11। b बराबर क्या आ जाएगा -11। तो कहां पर है -11? दूसरे नंबर में है -11,
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है बिंदु 2, -3 और 5, 6। तो देखिए x, y यानी x1 और y1 ले लीजिए, और x2, y2, क्योंकि x और y का रूप होता है, जो पहला होता है वो x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। ठीक, तो दो दिया हुआ है, तो ये x1 मान लिए, ये y1, ये x2 और ये y2। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना तो बता दिए हैं, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें इसका यूज है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज नहीं है। देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे। तो x का मान क्या दिया हुआ है, 2, इधर x है, इधर x डैश, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई दिक्कत। तब देखिए मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा 1 और ये 2 हो गया, और -3, 1 2 3, नीचे में माइनस का y है -3, तो नीचे चले जाएंगे, तो यहां से एक यहाँ होगा, ये होगा ना पॉइंट यहाँ पर, इसको मिटा लीजिए, लाइन को मिटा लीजिए आप लोग। एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, कहां पर, एक पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, जो 2 और -3 दिया हुआ है, और 1.5 मान लीजिए यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों रेखा को मिला देंगे। अब कह रहा है प्रश्न कि एक अक्ष किस अनुपात में बांट रहा है भाई, तो एक अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, 6 की दूरी पर है। कितना दूरी है, 6, और x से इसका कितना दूरी है भाई, इसका कितना दूरी है, 3। तो अनुपात निकालने आ गया कि नहीं, आप लोग को निकालने आ गया, बताइए। जो 2 और 3 है, तो यहाँ 3 और ये 6, 3 से 2 कटा देंगे, तो 1/3 1/2 आ जाएगा। तो 1:2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो 1:2 में बांटेगा, कितने में, 1:2 में बांटेगा। ठीक है, 1:2 में, किसमें, बी में दिया हुआ है 1:2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे भाई ऊपर 6 है, नीचे 3 है, तो साफ जाहिर है कि आधा है नीचे और उसके ऊपर उसके दुगना है, तो 1/2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बिंदु पी बिंदु क्या दिया हुआ है, -8, 6 दिया हुआ है, और Q दिया हुआ है 6, 4, यही तो दिया हुआ है। को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का माना क्या होगा। तो आप लोग बताइए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, बताइए, बताइए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। चलिए मध्य बिंदु सूत्र हम ही बता देते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो होता है मध्य बिंदु सूत्र। तो x1 क्या है, -8 है, प्लस 6, x2 क्या है, 6 है ना, बट्टा में 2, कॉमा, अब देखिए y1 क्या है, 6 है, प्लस y2 क्या है, 4 है, बट्टा में 2, -8 और +6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बट्टा में 2, कॉमा 6 4 10 बट्टा में 2, इसको कटा देंगे तो -1, 2 5 10, 5 हो जाएगा। -1, 5 देखिए किस में है, -1, 5 सी में है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -1, 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी पर है। मान लीजिए यही है, यहां देखिए, इसी पे समझ लीजिए, इसी पे समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, आप लोग देखिए, बोल रहा है कि बिंदु 4 और 6, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 6 है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट कहाँ पर होगा, वो पॉइंट 4, 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 4, 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर आप लोग स्केल से बनाइएगा नाप नाप के, तो ऐसा ही आएगा कुछ। तो बोल रहा है कि y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष ये, तो इससे ये कितना दूर है, इससे ये कितना दूर है, तो ये अक्ष का मान कितना हो जाएगा, बताइए, y पर तो 6 ही हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, आप लोगों को पता होगा,
यहाँ पर तो 0 ही है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 0,6। ये पॉइंट क्या हो गया 0,6, और ये पॉइंट हो गया 4 और 6। अब बोलिए कि दूरी क्या है, तो दूरी सूत्र आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? दूरी सूत्र होता है √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे आप लोग निकालिएगा अगर, तो x2 कितना दिया हुआ है बताइए? x2 दिया हुआ है 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है 6 - 6, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 - 0 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा √16 प्लस 6 - 6 कितना होगा 0 होगा। 6 - 6 कितना होगा 0 का, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 16 + 0 तो √/16 = 4। क्या हो जाएगा 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4 हो जाएगा। y अक्ष कितना दूरी पर है 4 की दूरी पर है, कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ, कुछ दिक्कत बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है 7 सेकंड स्क्वायर 0 - 7 10 स्क्वायर 0। चलिए तो गलती क्वेश्चन ही छाप दिया है, इसमें कॉमन अगर हम ले लेंगे 7, तो सेक स्क्वायर थीटा 0 नहीं है, थीटा मान लीजिए -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 7 × सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 7 × 1 = 7। ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल से हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन कि यदि a = 45 डिग्री तो पॉप 1 + कॉट स्क्वायर a होगा। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर a यहाँ होगा, मान लीजिए 1 + कॉट स्क्वायर a = क्या होता है बताइए आप लोग। 1 + कॉट स्क्वायर a = क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है भाई कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, हिंदी में लिखा हुआ है, चलिए कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो चौथे नंबर पे है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए = कोसेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न है आपका कि cos 59 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री बटा में कोट 10 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोस 59 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस, देखिए कोस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री गुना tan 80 डिग्री बटा में कोट 10 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका cos 59 डिग्री है। ठीक, तो cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, तो यहां लिख सकते हैं ऐसे cos 90 - थीटा, थीटा क्या लिखेंगे मान लीजिए 31 लिख दिए बराबर sin थीटा हो जाता है। ठीक है, sin थीटा, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग sin 31 डिग्री इसको भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो cos 59 डिग्री को अल्टरनेटली लॉजिकली कुछ भी कह लीजिए हम लोग sin 31 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin 31 डिग्री ये एक फॉर्मूला होता है कि cos 90 - थीटा = क्या होता है sin थीटा। cos 90 - थीटा = sin थीटा। तो यहां देखिए cos, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 - 31 लिखेंगे तो ये नहीं होगा cos 59 डिग्री आ जाएगा। cos 59 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये थीटा क्या हो जाएगा साइन में बदल जाएगा sin थीटा, sin 31 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो sin 31 डिग्री बटा में sin 31 डिग्री, ठीक, बराबर tan 80 डिग्री। तो हम लोग tan 90 डिग्री - थीटा बराबर cot थीटा है, तो वैसे ही तो हम लोग इसको भी cot 10 डिग्री लिख सकते हैं आराम से, और cot 10 डिग्री। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 = 1 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 1 ही होगा। क्या हो जाएगा, सॉरी गुना है यहाँ पर ना, बराबर कर दिए हैं, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 होगा। कौन सा दिया देखिए, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे देखिए, सेक
यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा भाई, सेक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, क्यों सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए? सेक का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ कोसेक 0 बोल देंगे या फिर कोसेक थीटा बोल देंगे। अगर यहाँ थीटा होगा तो थीटा, ठीक है, तो कोसेक थीटा। दूसरा में देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, ये कोसेक है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो बी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3a इज इक्वल टू 1, 2 cos 3a इज इक्वल टू 1, देखिए 2 cos 3a इज इक्वल टू 1, तो cos 3a इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा बताइए, a बराबर क्या होगा? तो cos कितने का मान होता है 1/2 बताइए, आप लोग को पता है? नहीं पता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो 60 में 60 को जो 60 डिग्री इसको लाना है, क्या लाना है? 60 डिग्री। 3a को हम लोग 60 डिग्री लाना है, 3a क्या लाना है? 60 डिग्री। तो 3 से इसको भागा कर देंगे तो a बराबर निकल जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 से 20, तो a इज इक्वल टू 20, 20 आ जाएगा। तो cos 3 गुना a का मान 20 हो जाएगा, बराबर 1/2। देखिए ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 20 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की बात, ठीक है। सारी चीज आप लोग समझ जाइएगा आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना है भाई, प्रश्न को समझना है पहले कि प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गया, क्या हो गया भाई? त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज हो गया ABC। इसमें दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर। तो B का मान होगा, किसका मान होगा? कोण B का मान, कोण B का मान पूछ रहा है, कोण B का मान पूछ रहा है। बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा, बताइए कोण B का मान क्या होगा? कोण ABC में, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC, अगर ये सत्य बात है तो आप लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये रूल फॉलो करता है, यानी इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है पर पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर दिया हुआ है AC क्या है? कर्ण है कि नहीं है? ये कर्ण है, इसमें ये कर्ण है, और ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? लंब है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? तो AC क्या है? कर्ण है, तो AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए कोण B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज DEF, सॉरी माइनस नहीं है, समरूप दिया हुआ है। त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है, DEF, और AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC और DEF में क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताइए? क्षेत्रफलों का अनुपात ABC, देखिए ये हो गया एक ABC, एक हो गया DEF, क्या हो जाएगा? DEF, यही तो हुआ। ये दोनों समरूप हैं, एक जैसे होंगे, सारे कोण बराबर होंगे, इसमें सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा,
ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, मतलब जो कहने का मतलब है जो इसके संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में रहते हैं। तो 1.2 दिया है ए बी बराबर 1.2 और डीई 1.4, ये 1.2 है और ये 1.4 है। तो पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे नहीं, अगर मान लीजिए ये भी तो समरूप ही होगा, समकोण त्रिभुज भी समरूप होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। दो समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं। ए बी बराबर 1/2 दिया है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है आप लोग को, पता तो नहीं होगा आप लोग को। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार यानी बेस गुना ऊंचाई, 1.4 यहाँ लिख देंगे और एक लिख देंगे 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई 1.2 दिया है। मान लीजिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, तो आपका हो जाएगा 7:6। क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:6 दिया नहीं है क्या, 7:6 कहिए। अगर उल्टा पूछा जाए, क्या पूछा है, एबीसी और डीईएफ, तो एबीसी ऊपर होगा ना भाई, 1.2 ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा 6:7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर दिया हुआ है 36 और 49, तो इसको कटाएंगे तो 6 के 36 और 7 7 49, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो 36/49 दिया है, तो 6 का स्क्वायर बटा में 7 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो देखिए यही दिया हुआ है 6 के 36 बटा में 7 7 49, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग बढ़ा के। तो यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 36:49। कोई दिक्कत, चलिए ऐसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कर रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं और तथा कोण ए 36 डिग्री, कोण आर 68 डिग्री है, तो कोण बी का मान क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज है, क्या है, समरूप है, एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, तो कोण कह रहा है ए और कोण आर 68 डिग्री। चलिए देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है बताइए, कोण ए बराबर 36 डिग्री, ये मान लीजिए 36 डिग्री है। और एक बना लीजिए पी क्यू आर, एक बना लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। आर का दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है 68 डिग्री, मान लीजिए 68 डिग्री, एक दिया हुआ है 36 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसका संगत पॉइंट है ये वाला, ए का है पी, मान लीजिए क्या है पी, कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण ए का संगत कोण कोण पी है। तो 36 डिग्री ये है तो 36 डिग्री वो भी होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज है समरूप, तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ए 36 है तो पी भी 36 होगा, और इसको जोड़ दीजिए, 68 और 36 कितना होता है बताइए, 68 8 6 14, 8 6 14, 6 3 9 1 10, 104 डिग्री आ गया। और टोटल कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से हम लोग घटा लेंगे इसको, तो कोण क्यू का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए 10 में 4 गया 6 और 7 76 डिग्री, कितना आएगा 76 डिग्री कोण क्यू का मान होगा, या फिर कोण बी का मान होगा। तो क्या पूछ रहा है, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा 74 डिग्री, कितना दिया हुआ है 76 डिग्री। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 6,4,7,5,7,6,7 का बहुवचन है, बहुवचन नहीं होगा, बहुलक होगा, बहुलक, बहुलक होगा, ठीक है। बहुलक क्या होता है बताइए, इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो चलिए बड़ा कर देते हैं। बताइए इसमें बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक मतलब क्या होता है। बहुलक मतलब होता है कि जो मतलब आंकड़ों में जिस संख्या का मान, मतलब जो संख्या ज्यादा हो वही उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन सा संख्या सबसे ज्यादा है, 6 2 बार आया है, 6 कितने बार आया है 2 बार, 4 कितने बार आया है बताइए, 4 आया है भाई 1 बार, 5 कितने बार आया है 5 आया है 1 बार,
7 कितने बार आया है? 7 आया है, 1 2 3 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7 आया है, तो आंकड़ों का ये बहुलक हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुलक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आंकड़े इसका 15 28 18 25 9 19 24 14 11 22 23 33 23 का संयोजन है। संयोजन मतलब क्या? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या, त्रिमूर्ति नहीं, त्रिज्या, बहुत गलत गलत छप गया है भाई। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का अंतिम भाग नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। आयतन होता है, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? स्क्वायर में दिया हुआ है ना, तो आयतन है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। तो 4 गुना 22 बटा में 7 गुना 7 गुना 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, 88 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहीं है देखिए तो, ए नंबर पर ही है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है। ए नंबर पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग करेक्ट करके आइएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी भी गोले की त्रिज्या, त्रिमात्रा, त्रिज्या यहां कर लीजिएगा, ठीक है, त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला नए गोले के आयतनों का अनुपात, मतलब जो पहले से गोला है, पहले से गोला का जो त्रिज्या दिया हुआ है आर है, गोला का त्रिज्या क्या है? आर है। अब कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, तो आधा करने के लिए 2 यहाँ आधा कर दिए, आर बटा 2 ये हो गया आधा। अब क्या पूछ रहा है कि आयतन का अनुपात। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है बताइए आप लोग? गोले का आयतन बराबर होता है 3/2 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 3/2 पाई आर क्यू इसमें भी होगा। तो पहला गोला क्या था? देखिए यहां पर दिया हुआ है, तो मूल गोला एवं नए गोला, मूल गोला एवं नए गोला, तो मूल गोला का त्रिज्या आर ही था, तो आर क्यू रहने देते हैं, आर क्यू रहने देते हैं, यहाँ पर r/2 क्यू कर देते हैं। ठीक है, दूसरा गोला। तब देखिए 3/2 से 3/2 खत्म, पाई से पाई खत्म, और आर क्यू हो जाएगा यहाँ पर बटा में 2 का जो क्यू करेंगे, आर का क्यू बटा में 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 का क्यू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आएगा कि नहीं आएगा? ये जो है आर बटा आर के पावर 3 भागा, ये किसका चिन्ह है? बटा यानी भागा का चिन्ह है, भागा आर के पावर 3 बटा में 8। तो आर के पावर 3 गुना में करेंगे तो ये 8 ऊपर चल जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से तरीके में समझा रहे हैं आपको। तो आर कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 बटा में 1 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 8:1। क्या हो जाएगा आंसर? 8:1, जो कि तीसरा नंबर पे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 8:1 आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताइए, अर्धगोला का अगर त्रिज्या r रहता है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए तो वही है, बी हो जाएगा। यदि किसी भी तरह से शंकु, या शंकर नहीं होगा, शंकु होगा, शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा ये सब, शंकु, यदि किसी भी शंकु का पृष्ठ, आधार की जनजाति और त्रिज्या का मैदान एल हो, चलिए ये सब तो नहीं होगा। देखिए क्या होगा असल में, एक शंकु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शंकु, उसका जो तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई एल से कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, और आधार की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या दिया हुआ है आर, क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है,
तो पूछ रहा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है आपका सूत्र। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, किसमें है, तीसरे नंबर पे है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, ठीक। तो कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का हम लोग क्यू कर देंगे, तो 8 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 512 आएगा। 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है, ठीक है। तो आपका जो दूसरा नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 512 लिख लीजिएगा आप लोग, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 4 6 9 7 11 10 की माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए पहले बता दिए माध्यिका कैसे निकाली जाती है, मैंने बता दिया, सॉरी। देखिए माध्यिका कैसे निकाला जाता है मैंने पहले बताया, पहले आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन है 4 है, उससे बड़ा कौन है 6 है, उससे बड़ा कौन है 7 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 10 है, उससे बड़ा 11 है। इस आंकड़े में इतना ही दिया हुआ है, तो पहले आंकड़ा को हम लोग क्या कर लेंगे, अवरोही क्रम में, अवरोही शायद बढ़ते क्रम में कर लेंगे इसको। चलिए तो अब इसमें जो देखेंगे कि आंकड़ा में कितना दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है आंकड़ा में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया हुआ है, 7 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, ठीक। तो n + 1/2 इसका सूत्र होता है माध्यिका बराबर, जो n है आंकड़ों का संख्या होता है, तो आंकड़ों का संख्या 7 है, 7 + 1/2 यानी 8 बटा में 2 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पर कौन है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन है 8 है, 8 दिया हुआ है, तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही उत्तर, जो कि 8 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कल का आने वाला प्रश्न है, जो कि आपका हूबहू पूछा जाएगा एग्जाम में। मंथली एग्जाम जो हो रहा है 28 अक्टूबर को होगा मैथ का, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को पहले से ही मैंने करा दिया, प्रिपेयर हो जाइए और जाके एग्जाम में पूरा का पूरा लिख कर रहिएगा। लेकिन एक बार और बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग इस पर निर्भर मत रहिए कि सर पहले ही क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए अभी तो आप लोग लिख कर आ गए, अभी क्या किए लिख कर आ गए, जो कमजोर बच्चा है वो तो समझा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, डायरेक्ट जाके छाप देगा। क्या आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे ऐसे पेपर, संभावनाएं तो थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं मिला तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिख कर आइएगा बताइए। तो आपको क्या करना है, मैथ में मजबूती लाना है, मैथ अपने आप से ही बनाना है। और हम लोग तो पेपर का एनालिसिस भी कराते हैं, तो आप लोग एग्जाम देकर आइए अपने बल पर, उसके बाद हम लोग एनालिसिस कराएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट देखते रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, बाकी सब हम पर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। चोरी करने के मूड में मत रहिए आप लोग, ठीक है। चोरी कब तक करिएगा आप लोग बताइए, समझ में नहीं आएगा, समझते रहिए, अपने आप से ही बना लीजिएगा मैथ, ठीक है। मैथ हो साइंस हो कुछ भी हो, आप लोग अपने आप से लिखने का कोशिश करिए, चोरी के पीछे मत रहिए। लेकिन सारे लोग करा दे रहे हैं तो भाई मेरे बच्चे क्यों छूटेंगे, मैंने भी आप लोगों को करा दिया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बढ़िया से रहिए।